the meaning of colors, the semantics of smell, the discourse of flavors, the sense of touch. A harmonic system in a mystical garden. All that changed when our tongue was cut, our laws replaced by foreign words, our knowledge drowned in information floods, our wisdom stolen through tests and books, our traditions slaughtered by trends and fads, our integrity murdered with greed and wants, our humanity turned into an infectious wound. An agitated system in a turbulent existence. In many ways, ये बाकी सेशन जो है ये इसी नज़म को मैं एक्सपेंड करूंगा in trying to look at it in theoretical ways. So one of the things about poetry is उसमें मैं जो कह रहा निचोड़ होता है कि you can take very complex things and you can put them into a few words, but actually trying to sort of unpack this can take us hours and days. So let's move on right away. So as linguists, as people who have studied linguistics, we all studied linguistics and we were all introduced to linguistics at some point in our lives. कल जो आपके हायर एजुकेशन कमीशन के पंजाब के जो चेयरमैन थे वो भी कह रहे थे कि पहले हमारी यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट लिटरेचर से होता था, अब ये कि इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स भी है. नोटिस वो कह रहे थे इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, व्हिच इज ऑलरेडी अ प्रॉब्लम, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स इटसेल्फ शुड बी ब्रॉडर देन जस्ट इंग्लिश, राइट? इट शुडंट एक्चुअली बी एम्बेडेड विद इन द इंग्लिश डिपार्टमेंट, because linguistics is looking at human languages. Now, that is also a problem, right? When we say human languages, we're essentially thinking of it in terms of, for example, ये जॉर्ज यूल की बुक पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है as a core textbook, the study of language, अब 5th edition है, और something like ये जो फैसल की बुक थी, okay, an introduction to language and linguistics, right? It doesn't matter कि हम इस बुक को देखें या इस बुक को देखें या किसी और बुक को देखें, इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं और जो हम अपने सारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, और हमने खुद सीखा है इससे, नॉट जस्ट कि हम सिखाते हैं, हमने खुद भी सीखा है इससे. तो आप ये नोट करिए कि लिंग्विस्टिक्स के डिसिप्लिन को क्रिएट करने के लिए दे डोंट एक्चुअली डिफाइन लैंग्वेज. देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज इन एनी ऑफ दीज बुक्स. इंस्टेड व्हाट दे डू कि भाई ये ह्यूमन लैंग्वेज है, ये नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन है, और ये ह्यूमन लैंग्वेज और नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करके एक पूरी डिसिप्लिन क्रिएट कर देते हैं जिसको हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं. नाउ नोटिस, इस पूरे डिसिप्लिन के अंदर दे हैव नेवर एक्चुअली डिफाइंड व्हाट लैंग्वेज इज. जब हम अपनी डिसिप्लिन में अपनी जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसको हम डिफाइन ही नहीं करते तो हम पढ़ते क्या हैं और पढ़ाते क्या हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज लैंग्वेज? व्हाई इज इट दैट नन ऑफ दीज बुक्स, ये मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं, आपको हजारों से एग्जांपल्स मिलेंगी. हर कोई ये पढ़ाता है कि भाई ये ह्यूमन लैंग्वेज, ये नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन, इसके बेसिस पे एक डिसिप्लिन क्रिएट कर दिया. इसमें कहां सच्चाई है ही नहीं. हमारी बोली तो हमें पता है बोली होती है, बोली स्पीच होती है, और बोली जो है वो सिर्फ इंसान के पास तो नहीं होती, गाय की भी बोली होती है, बकरी की भी बोली होती है. बोली तो हर चीज के पास होती है, हर किसी के पास बोली है. तो जब बोली सबके पास है तो ये डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? ये इसलिए कर सकते हैं कि ये अंग्रेजी के अंदर एक टर्म क्रिएट करते हैं लैंग्वेज, और उसको वो हमारे पास डाल देते हैं, हमें दे देते हैं ये भाई लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज. हम जो हैं वो तो कॉलोनाइज्ड हैं, हमें अपनी तो नॉलेज है नहीं रही, अब इन्हीं की नॉलेज पे हम जिंदा रहते हैं, उन्हीं की नॉलेज को बढ़ाते हैं आगे. तो ऑब्वियसली वी जस्ट एक्सेप्ट द टर्म लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स विदाउट एवर रियली थिंकिंग कि ये है क्या लैंग्वेज. तो आज की टॉक वी आर गोइंग टू एक्चुअली स्पेंड लुकिंग एट व्हाट लैंग्वेज इज इनिशियली, और जब हमको थोड़ी सी समझ में आना शुरू होगी कि लैंग्वेज क्या है, देन वी विल स्टार्ट टू थिंक कि व्हाट वी नीड इज सबऑल्टर्न प्रैक्टिस. वी नीड प्रैक्टिस that allows us to shift everything that we have been doing. वरना तो जो हमारे हालात हैं, आप देखते हैं, आप तो रहते हैं उधर, मैं तो आता जाता रहता हूं, क्या है हमारे हालात? इस हालात को और बदतर से बदतर ही होता जा रहा है. तो अगर इसको हम सही नहीं करेंगे, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम इसको सही नहीं करेंगे तो आगे क्या होने वाला है? तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू रीबूट आवरसेल्व्स, एसेंशियली अपने सारे सिस्टम्स को बंद करके दोबारा से स्टार्ट करें, जैसे कंप्यूटर को करते हैं रीबूट. तो उसको रीबूटिंग के लिए वी नीड सबऑल्टर्न प्रैक्टिस एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट लैंग्वेज इज. ठीक है, पहली बात तो ये कि लिंग्विस्टिक्स में इनके पास डेफिनेशन ही नहीं है.
अगर आप if you are lucky enough, then you might have understood systemic functional linguistics. यहाँ पे एक थोड़ी सी डेफिनेशन है, मगर बाकी जगह तो है ही नहीं। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में आप देखो स्टीवन क्रैशन, हम लोग हर कोई स्टीवन क्रैशन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते रहते हैं। स्टीवन क्रैशन से मेरे हजारों दफा डिबेट्स हुई हैं मुख्तलिफ ऑकेशंस पे। मैं उससे पूछता हूँ भाई तुम्हारे पास डेफिनेशन क्या है लैंग्वेज की, जो कह रहे हो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो वो कहता है मुझसे, आई हैव नेवर रियली थॉट अबाउट इट, आई हैव नेवर थॉट अबाउट व्हाट लैंग्वेज इज। वो टर्म उसको इस्तेमाल करता रहता है। तो अब आप ये बताइए कि ये जो बड़े बड़े बाबा और दादा हैं और दादियां हैं और नाना नानियां हैं लिंग्विस्टिक्स में और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में और टीसॉल में, जब इन्होंने लैंग्वेज की डेफिनेशन ही नहीं सोची है, तो ये बाकी बकवास क्या करते हैं। हमारी बोली में कहते हैं ना जैसे चे बनाना है, ये पोलाइट लैंग्वेज में तो नहीं कहा जाता, एकेडमिक एनवायरनमेंट्स में नहीं कहा जाता, मगर मैं कह रहा हूँ ये चे बनाना है। ये तो हमको बेवकूफ बनाते हैं। खुद तो इन्होंने सोचा ही नहीं है, इनके पैसे बन रहे हैं, इन्होंने किताबें छापी, इन्होंने अपने डिसिप्लिन बना दिए, इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, ये प्लेनरी स्पीकर, वो की नोटिस स्पीकर, इधर पैसे मिल रहे हैं उधर पैसे मिल रहे हैं, बटोरते रहते हैं। उसका क्या इम्पैक्ट होता है आप पे और मुझ पे और हमारे खानदानों पे, वो नहीं सोचते। उनको क्या इंटरेस्ट है उसमें। तो इसको हमको खुद सोचना है, हम किसी और के ऊपर नहीं सोच सकते। हमको थियोराइजेशन अपनी बोली में करना है, अपनी बोली की कैटेगरीज पे करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको बताता हूँ 4 डेफिनेशंस लैंग्वेज की, और ये सारी इंटर रिलेटेड हैं। पहली वाली तो मैंने जो आपसे कह रहा था, अगर आप लोगों ने सिस्टमेटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स पढ़ा हो तो पहली डेफिनेशन तो आपको पता है कि लैंग्वेज इज अ सीमोजेनिक सिस्टम, यानी कि मीनिंग मेकिंग सिस्टम। और नोट करिए, बोली जो है ना, स्पीच जो है, वो सिर्फ साउंड से चलती है। साइन लैंग्वेज और रीडिंग दोनों जो है वो आई साइड से चलते हैं, ये अलग सेंसरी सिस्टम है। तो एक आदमी जो अंधा होता है वो फिर भी बोली बोल सकता है और समझ सकता है, और जो एक आदमी गूंगा होता है या गूंगी होती है तो वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते शायद, मगर वो पढ़ सकते हैं और वो साइन लैंग्वेज कर सकते हैं। तो ये हमको ये बताता है कि ये जो है डिफरेंट सेंसरी सिस्टम्स हैं, इनको कंफ्यूज करना, हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। और ये नोट करिए कि ब्रेल भी होती है जो कि टच से चलती है, उसका तो बहुत ही डिफरेंट सेंसरी सिस्टम। ये सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। तो ये लैंग्वेज अगर आप ब्रॉडली देखें तो ये सीमोजेनिक सिस्टम है, मीनिंग मेकिंग सिस्टम, मगर ये सिर्फ एक डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन ये है कि ये हमारी इनहेरिटेंस है, सोशियो सीनियोरिटी इनहेरिटेंस। मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में क्या है सोशियो सीनियोरिटी, मगर ये हमारी इनहेरिटेंस है, हमें विरसे में मिलती है। वो कैसे? हमारी बोली हमें कहाँ से आई? हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाई ना, हमारे माँ बाप, चचा चच्ची, नाना नानी, दादा दादी, मामू खाला, पड़ोसी, बहन भाई, उनसे सीखी ना हमने बोली। ये तो हमारी विरासत है। अब आप ये बताइए कि अगर आपको विरासत में कोई घर मिल होए और घर आपको कोई लेके जाना चाहता है, तो आप तो उसे कोर्ट में ले जाएंगे, आप उसके खिलाफ केस कर देंगे। और हम क्या करते हैं भाई, हम अपनी बोली खुद ही दे देते हैं, अपनी विरासत खुद ही छोड़ देते हैं कि भाई हमको कुछ और चाहिए। ये क्या है? इसकी रियलाइजेशन लेट क्यों आती है? आती नहीं है लोगों को, क्योंकि किसी को ये डेफिनेशन नहीं सिखाई जाती ना। आपको लिंग्विस्टिक्स के डिपार्टमेंट में कभी ये किसी ने सिखाया है कि लैंग्वेज जो है आपकी विरासत है? हमको तो सिखाया नहीं जाता। हमको जो सिखाते हैं हम वो सीख लेते हैं कि लैंग्वेज ह्यूमंस की है और नॉन ह्यूमंस की कम्युनिकेशन है। हमको तो सिखाया जाता है, ये हम सीख लेते हैं। और हमें, जैसे मैं कहा पोएम में, हमको एग्जाम पास करना होते हैं, हम वही रट्टा मारते हैं, उसी को लिखते हैं, उसी को शाये करते हैं, क्योंकि हमको तो नौकरी चाहिए, हमको तो ग्रेड चाहिए, हम अपनी एग्जिस्टेंस में फंसे हैं। तो हमको अपनी एग्जिस्टेंस से थोड़ा सा हटके सोचने की जरूरत है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हमको किस किस तरह चे बनाया जा रहा है। लैंग्वेज जो है वो साइंस होती है। अब आप लोग कहेंगे साइंस कैसे हो सकती है भाई? साइंस जो है, अगर आप उसकी एप्लीकेशन हटा दें, उसकी मेथडोलॉजी हटा दें, तो बेसिक साइंस जो होती है ना, वो कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन होता है कि किस चीज को आप कैसे क्लासिफाई करें, किस चीज को आप कैसे कैटेगराइज करें।
जैसे केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक टेबल है, लिंग्विस्टिक्स में उन्होंने ह्यूमन लैंग्वेज नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन कर दिया, बायोलॉजी में उन्होंने एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम बना दी। ये कैटेगरीज हैं, ये क्लासिफिकेटरी सिस्टम्स हैं, ये फंडामेंटल साइंस होता है। और इंटरेस्टिंगली सारी की सारी गोरों की कॉलोनियल नॉलेज है, सारी की सारी किसी भी आप डिसिप्लिन में चलाएं, जरूरी कि लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिक्स में, आप कहीं भी चले जाएं, आप ये नोट करेंगे इनके पास नॉलेज क्रिएट करने के लिए सिर्फ दो तरीके हैं। गोरों के पास सिर्फ दो तरीके हैं। पहला तरीका जीनियोलॉजी, कि किससे क्या विरासत है, कहां से किस कौन आया है। सोशियोलॉजी में फैमिली का कॉन्सेप्ट डाल दिया, लैंग्वेज में लैंग्वेज ट्रीज बना दी, लैंग्वेज फैमिलीज बना दी, हर जगह यही करते हैं जीनियोलॉजी। बायोलॉजी में भी यही करते हैं। और दूसरा तरीका स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एनालिसिस, बस स्ट्रक्चर को देख लो या फंक्शन को देख लो। तो आपके पास लिंग्विस्टिक्स में स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स और फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स है, बस। इसको मैं कहता हूं गुड कॉप बैड कॉप, ये और कुछ नहीं है। उनके पास और कोई तरीका है ही नहीं, चाहे वो लिंग्विस्टिक्स में हो, चाहे वो बायोलॉजी में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे सोशियोलॉजी में हो, चाहे कहीं हो, रिलीजियस स्टडीज में भी। हम कहते हैं कि भाई ये मुसलमान और यहूदी और ईसाई जो हैं ये तो सब अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, ये क्या मतलब हुआ? जीनियोलॉजी। फिर हम इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं और फंक्शनल एनालिसिस करते हैं। तो आप ये देखिए रिलीजियस स्टडीज में भी यही कर देते हैं। इनके पास और कोई तरीका है ही नहीं। ये नहीं सोचते कि चीजें जब को एग्जिस्ट करती हैं तो को एग्जिस्टेंस में इंटर रिलेशनशिप्स होती हैं, को डिपेंडेंसीज होती हैं। जब आप एक ही इलाके में रहते हैं सदियों से, तो आपको उस इलाके की सारी चीजें पता हैं, और वो सारी चीजें आपकी बोली के अंदर हैं, जो कि आपको विरासत में मिली थी। अपनी विरासत तो छोड़ दी, गोरों की जबान सीख ली। अब ये बताइए कि इनके पास फालसे का नाम है क्या? फालसा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हमको ये नहीं पता कि हमारे पिछवाड़े में, हमारे जंगल में क्या चीजें खाने को हैं। हम स्ट्रॉबेरीज खरीदते हैं, स्ट्रॉबेरी तो हमारी इंडिजिनस है ही नहीं। स्ट्रॉबेरी को उगाने के लिए हमको जमीनें साफ करना पड़ती हैं, फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जमीन खराब हो जाती है, तबाह हो जाती है। ये साइंस हम सीखते हैं उनसे और अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं बेवकूफ बनकर। हमको ये सबको चीजें री स्टार्ट करना है, री जंप करना है, कहते हैं ना, रीबूट करना है, जंप स्टार्ट करना है, सब बंद करके दोबारा शुरू करना है। क्योंकि ये तो हमको बहुत बेवकूफ बनाते हैं और हम सदियों से बेवकूफ बनते आए हैं। अगर हम नहीं रुकेंगे तो फिर हम गए। जो हालात आज हैं उससे बुरे ही होने वाले हैं। अब्दुल्ला, आपको याद होगा जब मैं आपसे मिला था कोविड से पहले पाकिस्तान में, तो मैंने आपसे कहा था देखिए आजकल तो पाकिस्तानी रुपया जो है डॉलर में 115 120 है। अब देखिए मैं अगली दफा आता हूँ तो क्या होगा, बिल्कुल, खुद वो देख लिए कहाँ। से भी ऊपर चला गया। अब देख लिए, खुद ही देख लीजिए आप हमारा क्या हाल होने वाला है। अब ये सही सब बात। कुछ हमको खुद सोचना है। हम्म। अब ये चौथी डेफिनेशन कि लैंग्वेज जो है कॉम्प्लेक्स डायनामिक सिस्टम है, यानी कि पूरे वक्त बदलता रहता है। ये नहीं कि लैंग्वेज एक चीज ग्रामर में लिख दी बस वही है, नहीं भाई। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की हिस्ट्री देखें तो आपको ये पता चलेगा इंग्लिश ग्रामर तो इंग्लिश के डेटा पे बेस्ड भी नहीं थी, वो तो लैटिन के ऊपर बेस की हुई थी। और वो लिखी किसने थी? चर्च के पादरियों ने, प्रीस्ट ने। कोई लैंग्वेज एकेडमिक्स नहीं थी, वो प्रीस्ट थे। कौन प्रीस्ट थे? वो प्रीस्ट जो एंग्लिकन चर्च में थे, जो मोनार्की है इसके साथ थे। वो मोनार्की जिसने हमें तबाह कर दिया। ये लोगों ने ग्रामर लिखी इंग्लिश की, और ये ग्रामर हम आज तक सीखते हैं, अपने बच्चों को वही पढ़ाते हैं कि स्प्लिट इंफिनिटिव्स नहीं हो तो प्रेपोजिशन से एंड नहीं करो सेंटेंस। कहाँ भाई? आप शेक्सपियर को देख लो, वहां खुद शेक्सपियर ने खुद सेंटेंसेस प्रेपोजिशन में एंड किए हुए। स्टार ट्रेक को सोच लो, स्प्लिट इंफिनिटिव्स हैं। टू बोल्डली गो वेयर नो मैन हैज गॉन बिफोर, टू बोल्डली गो क्या? स्प्लिट इंफिनिट। तो डेटा जो है वो तो मैच ही नहीं करता इनकी ग्रामर को। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जो है वो डायनामिक, कॉम्प्लेक्स डायनामिक सिस्टम है, पूरे वक्त तब्दीली होती है इसके अंदर। और मैं बोली आपसे बोल रहा हूँ, आप देखिए, आप नोट करिए कि इसमें इंग्लिश के भी वर्ड है और बोली की भी वर्ड है, और ये इन रियल टाइम हो रही है परफॉर्मेंस। बिकॉज बोली जो है वो सिर्फ परफॉर्मेंस होती है इन रियल टाइम। आप लोग उसको दूर देख रहे हैं, नहीं कि
आपको मेरी बोली नहीं मिल रही है, आप उसका प्रोजेक्शन देख रहे हैं। और अगर अब्दुल्ला ये रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन और आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वो रिकॉर्डिंग देखेंगे आप, वो मेरी बोली नहीं होगी, वो बोली की रिकॉर्डिंग होगी। तो ये चीजें हमको खुद सोचने की जरूरत है। तो जब मैंने सारी चीजें सोचना शुरू की और मैंने देखना शुरू किया कि हमको किस किस तरह कैसे कैसे उल्लू बनाते हैं, तो फिर हमको अपनी चीजें खुद करना है ना। तो सबसे पहले तो हमको ग्राउंड जीरो पे जाने की जरूरत पड़ जाती है। ग्राउंड जीरो, हमें कुछ नहीं पता, तो हम ये सोचना पड़ता है कि दुनिया है क्या आखिर, जिसमें दुनिया में हम रहते हैं ये है क्या दुनिया। तो दुनिया एक तरफ तो फिजिकल बायोलॉजिकल है, यानी कि मटेरियल है। अच्छा नोट करिए, फिजिकल बायोलॉजिकल में मैं डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसे कि लिंग्विस्ट लैंग्वेज को कॉन्ट्रास्ट करके बनाते हैं, इसी तरह बायोलॉजी में भी लाइफ की डेफिनेशन नहीं है। आप खुद सर्च करके देख लीजिएगा, बायोलॉजी के अंदर, मॉडर्न बायोलॉजी में लाइफ की डेफिनेशन है ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, और इस कॉन्ट्रास्ट के बेसिस पे ये डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली द सेम वे कि लिंग्विस्ट जो है ह्यूमन लैंग्वेज और नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन को कॉन्ट्रास्ट करके और उसके कॉन्ट्रास्ट के ऊपर एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। बायोलॉजी के पास नहीं है डेफिनेशन लाइफ की। तो भाई आप ये पूछिए, जब आपके पास लैंग्वेज की डेफिनेशन नहीं, तो आप लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते क्या? जब आपके पास बायोलॉजी में लाइफ की डेफिनेशन नहीं है, तो आप एक डिसिप्लिन कैसे क्रिएट कर दिए स्टडी ऑफ लाइफ का? कैसे कर सकते हैं? मगर कर देते हैं वो, और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा तो कॉलोनाइजेशन खत्म ही नहीं हुआ है। हम खुद तो अपनी सोच रखते नहीं है। तो हमको ग्राउंड जीरो पर जाने की जरूरत है। जब हम ग्राउंड जीरो पे जाते हैं तो हम ये देखना शुरू करते हैं कि एक तो मटेरियल बायोलॉजिकल वर्ल्ड है जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस में होता है, और एक सोशल सीमियोटिक वर्ल्ड है जो हमारे भेजे में होता है। उसका कोई फिजिकल वो नहीं है रियलाइजेशन। ऑब्वियसली जो हम सोचते हैं उसके बेसिस पे चीजें करते हैं, अमल में लाते हैं, और उस अमल के थ्रू हम मटेरियल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड को मैनिपुलेट करते हैं। कर सकते हैं, ये हमारे पास एबिलिटी है। मगर सोशियो सीमियोटिक वर्ल्ड खुद जो है उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछता हूँ कि हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं और बायोलॉजी पढ़ते हैं, कोई भी मटेरियल साइंस पढ़ते हैं, तो हमें ये पता है कि सारी चीजें जो हैं, मटेरियल जो है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे फिजिकल और चीजें हो, वो सब कुछ एटम से बना होता है। एटम जो है वो मिनिमम यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट है एनालिसिस का। ठीक है, एटम को सब एटॉमिक भी जा सकते हैं आप, मगर एटम को इन अ जनरल प्रैक्टिस सब लोग मानते हैं भाई एक एटम जो है वो है चीज है। ठीक है, एटम का छोटा भी है, एटम को बड़ा भी कर सकते हैं, मगर एटम जो है वो मान लेते हैं। ये फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड है। अब जो सोशियो सिम्बियोटिक वर्ल्ड है, जिसमें आप लोग रहते हैं और मैं भी रहता हूँ, सब रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, जानवरों के सोशियो सिम्बियोटिक मुख्तलिफ हैं, मगर हैं उनके पास भी। तो ये बताइए कि ये अगर एटम जो है वो फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड का छोटा यूनिट है, तो सोशियो सिम्बियोटिक वर्ल्ड जो है उसका छोटा यूनिट क्या है? कलर नहीं सिखाते ये हमको, नहीं सिखाते, नहीं सिखाते, नहीं सिखाते। उसका मतलब उसका है सिंबल्स। तो अगर मटेरियल बायोलॉजिकल वर्ल्ड एटम से बना हुआ है, तो सोशियो सिम्बियोटिक वर्ल्ड जो है नॉन पार्टिकल से बना है, यानी कि सिंबॉलिक रिलेशनशिप्स। हर जगह यही है, चाहे ये लैंग्वेज में हो तो लैंग्वेज में सिंबल्स हैं, हरूफ और साउंड्स, चाहे वो रिलीजन हो तो उसमें सिंबल्स हैं, इकोनॉमिक्स में पैसा सिंबल है, कल्चरल स्टडीज में सब कुछ सिंबल्स है, मैथमेटिक्स में डिजिट्स और ऑपरेटर्स सारे सिंबल्स हैं। हर चीज तो सिंबल से बनी हुई है। हर ह्यूमन चीज, हर सोशियो सिम्बियोटिक सिस्टम सिंबल से बना हुआ है। अब इसका एक इम्प्लीकेशन पता है क्या है, कि हमको सोशल साइंसेस में डिपार्टमेंट चाहिए ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। हम लोग सब लोग सिंबॉलिक रिलेशनशिप पढ़ते हैं। अब ये है कि वो सिंबॉलिक रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स में हो, या फिर वो पॉलिटिकल साइंस में हो, या वो सोशियोलॉजी में हो, या वो लिंग्विस्टिक्स में हो, या वो कल्चरल स्टडीज में हो, या वो जेंडर स्टडीज में हो, ठीक है वो मुख्तलिफ है।
मगर वो है क्या, सबका सब सिंबल्स है, हर जगह, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब हमको समझ में आ जाए ये बात, तो हम अपनी यूनिवर्सिटीज के स्ट्रक्चर्स को तब्दील कर सकते हैं और हम अपनी नॉलेज को अपने मकासद के लिए क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करके अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। और उसका बेसिस जो है वो सिंबॉलिक रिलेशनशिप्स हैं, हर जगह सिंबॉलिक रिलेशनशिप्स हैं। लैंग्वेज एक सिर्फ एक एस्पेक्ट है उसका। अगेन गोइंग बैक टू पैसा, डॉलर की वैल्यू वगैरह वगैरह, क्या है, सिंबॉलिक रिलेशनशिप्स हैं। और ये सिंबॉलिक सिस्टम्स कौन मैनिपुलेट करता है? जैसे कि लैंग्वेज में और लिंग्विस्टिक्स में नेटिव स्पीकर जो है इंग्लिश की, उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसी तरह उनके डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। और हमारी लैंग्वेज की और हमारी चीजों की वैल्यू कम है, और हमारे पैसे की भी वैल्यू कम है। आप ये नोट करें, एग्जैक्टली सेम सिस्टम है, पैरेलल है, क्योंकि वो दोनों चीजें सिंबॉलिक सिस्टम्स पे काम करती हैं। और ये सिंबॉलिक सिस्टम्स को मैनिपुलेट ये गोरे करते हैं, कॉलोनियल्स, और हमको ये बनाते हैं बेवकूफ। जब हम अपने आप को बैलेंस में लेकर आए, हम अपनी समझ को डेवलप करना शुरू करें, तो हम इसकी बकवास से निकल सकते हैं। ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हम लोग एजुकेटर्स हैं, हम लोग टीचर्स हैं। और टीचर्स का मतलब ये है कि एज अ प्रोफेशन हमने वो प्रोफेशन चूज किया जो हमारे नबियों का प्रोफेशन था, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सारे नबी जो है वो सारे टीचर्स थे, और हमने वो टीचिंग का प्रोफेशन चूज किया है। यानी कि हमने चूज किया है कि हम वो काम करें जो हमारे नबी करते थे, लोगों को सलाह दें, सही रास्ते पे लेकर आए। हम जब खुद ही बेवकूफ बने हुए हैं और इनके गोरों की चीजों को आगे बढ़ाते रहते हैं बार बार, तो हमने अपने आप को तबाह कर दिया, अपने बच्चों को तबाह कर दिया, अपनी जनरेशन को हमने तबाह कर लिया। तो इस सब को सही करना हमारा फर्ज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोग इस पर गौर कीजिए, सिंबल्स क्या होते हैं और सिंबॉलिक सिस्टम कैसे काम करते हैं, खासतौर पे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये भी तो सारा सिंबॉलिक सिस्टम है। जेंडर स्टडीज, हमारी यहाँ क्या हालात किए हुए इन्होंने, रिलीजियस स्टडीज क्या किया हुआ इन्होंने, तबाह कर दिया हमको, तोड़ तोड़ के। क्योंकि इनका प्रिंसिपल जो है ना वो है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल जो है ना, वो पॉलिटिक्स में नहीं होता सिर्फ। डिवाइड एंड रूल इनकी नॉलेज मेकिंग का मेन प्रिंसिपल है, जीनियोलॉजी और स्ट्रक्चर फंक्शन, बस। और हर जगह डिवीजन डिवीजन डिवीजन, और हर जगह डिवीजन देकर एक चीज को नया नाम दे देते हैं ये। और चूंकि हमें समझ ही में नहीं आता है कर क्या रहे हैं, हम बेवकूफ बनते रहते हैं। हम इसमें घुस जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, इस डिग्री में कर लेते हैं, ये डिसिप्लिन वो सब डिसिप्लिन वगैरह वगैरह। ये है क्या, बकवास। ये हमको बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। उनकी अपनी जिंदगी सही है, मजे में रहते हैं। हम जो है मार खाते हैं, क्योंकि हमारी खुद समझ खत्म कर दी इन्होंने, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसकी जगह इन्होंने ये सब कुछ लगा दिया। अब देखिए, आप मटेरियल वर्ल्ड के अंदर आप कह सकते हैं कि भाई एक ग्लास है पानी का, एक और दो ग्लासेस हैं, ये तो आप मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। आइडियाज में नहीं काम चल रहा था, सोशियो सीमियोटिक्स में मैथमेटिक्स ऑपरेट करते ही नहीं है। तो जो हम सारे के सारे हजारों सर्वे करते हैं और कराते हैं अपने स्टूडेंट से, बकवास है, क्योंकि मैथमेटिक्स सोशियो सीमियोटिक्स में ऑपरेट ही नहीं कर सकता। क्योंकि मैथमेटिक्स तो खुद एक सोशियो सीमियोटिक सिस्टम है। नंबर्स कोई नेचुरल तो नहीं है, नंबर्स तो ह्यूमंस ने क्रिएट किए हैं। जीरो की कितनी हिस्ट्री है, 5000 साल। इंसान की हिस्ट्री तो हजारों लाखों साल है। नंबर्स तो नए हैं, नंबर्स को तो ट्रेडर्स ने क्रिएट किया था, जैसे कि राइटिंग सिस्टम्स को ट्रेडर्स ने क्रिएट किया था। ये उनका रिक्वायरमेंट है, बाकियों का नहीं है। मगर हम लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, हम सर्वे कराते रहते हैं, सर्वे करते रहते हैं, नंबर लगाते रहते हैं सोशल सिस्टम पे, और उसको हम पॉलिसी में लेकर आते हैं, अपना बेड़ा गर्क खुद ही करते हैं। अच्छा, मटेरियल फिजिकल वर्ल्ड तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ग्लास तो इंसान ने बनाया है, पानी जो अंदर है वो तो नहीं बनाया, पानी तो नेचुरल है। तो मटेरियल बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो है वो इंसान की एग्जिस्टेंस से इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, मगर सोशियो सिम्बियोटिक सिस्टम्स कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस।
ठीक है, डक्स बंदर अधिकतर सोचता है, गाय अधिकतर सोचती है, वो उनकी अपने हैं, हमें नहीं पता कैसे करते हैं। वो गाय का सिस्टम है, वो चील का सिस्टम है, वो गधे का सिस्टम है, वो चूटी का सिस्टम है, जो भी है, और हर किसी के पास है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मटेरियल बायोलॉजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करता है। तो जब मटेरियल बायोलॉजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं वो चीजें, तो मतलब ये कि उनके अपने पास भी सोशियो सिम्बियोटिक सिस्टम्स हैं। अब वो क्या है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ यही पता मैक्सिमम मालूम हो सकता है कि हमारे अपने क्या हैं। हमें ये पता है कि हमारी सोच हमारी एग्जिस्टेंस से अलग नहीं है। अगर हम एग्जिस्ट नहीं करते तो हमारी सोच भी एग्जिस्ट नहीं करती, मगर मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमंस, और मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट कर सकता है बगैर सोशियोसिमियोटिक्स के, मगर सोशियोसिमियोटिक्स बगैर मटेरियल बायोलॉजिकल के एग्जिस्ट नहीं करते। मटेरियल वर्ल्ड को चेंज करने के लिए, कि ग्लास को उठा के मुझे पीने के लिए मुझे फिजिकल फोर्स एग्जिस्ट अप्लाई करना पड़ती है, मगर हमारी सोच में तब्दीली आने के लिए कोई फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। कब हमारी सोच बदलती है, कैसे बदलती है, क्यों बदलती है, हमें पता भी नहीं। और ये बहुत खुशी की बात है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम चीजों को चेंज कर सकते हैं विदाउट फोर्स, क्योंकि ये भेजे के अंदर की चीजें, वी डोंट नीड फोर्स टू डू इट। फोर्स सिर्फ ऑपरेशन क्रिएट करती है। मटेरियल बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो है वो उसके प्रिंसिपल्स अपने, सोशल सोशियोटिक्स के हमें नहीं पता। चेंजेस कैन हैपन एट एनी टाइम फॉर एनी रीजन, और इसको हम मैनिपुलेट डेफिनेटली कर सकते हैं। ये हम, यही सबऑल्टर्न लिंग्विस्टिक्स है, यही सबऑल्टर्न प्रैक्टिस है, कि हम ये समझें कि ये चीजें ऑपरेट कैसे करती हैं, और इसके समझने के बाद इसको अप्लाई करें, ताकि अपनी चीजों को में निजाम लेकर आए, अपनी चीजों में, अपने लोगों में, अपनी गृहस्थियों में, अपने खानदानों में कुछ एक निजाम लाके कोई स्टेबिलिटी लेकर आए। अभी क्यों हम लोग स्पाइरल में जा रहे हैं, डाउनवर्ड स्पाइरल। तो पहले तो हमको ब्रेक लगाना है, जब ब्रेक लगना शुरू होगा उसके बाद हमें सोचना है कि इसको बेहतर कैसे करें। और नोट करिए, यूनिवर्सिटी में ये क्या करते हैं कि ये साइंस का डिपार्टमेंट बनाते हैं और सोशल साइंस की, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसको इसको इस साइंस में डाल देते हैं, और लिंग्विस्टिक्स, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, रिलीजियस स्टडीज को सोशल साइंसेस में डाल देते हैं, तोड़ देते हैं इनको। ये नहीं सोचते एक मिनट भी कि ये सारा कुछ तो सिंबॉलिक है, और सारे सिंबॉलिक सिस्टम्स ह्यूमंस ने बनाए हैं, हमारा क्रिएशन है, हमारा नहीं, गोरों का। हम तो उसमें सीख लेते हैं और रट्टा मारते हैं और रेपिटेशन करते हैं। तो ये सब कुछ हमको पहले तो रोकना है। जब ये रुक जाएगा, रुकना शुरू होगा, स्लो होना शुरू होगा, तो फिर हमको रीबिल्डिंग की तरफ जाना है। तो रीबिल्डिंग कैसे करेंगे? तो रीबिल्डिंग के लिए हमको ये देखना है कि जो हमारे एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे जो पास जो है एक लिमिटेड सेट ऑफ पॉसिबल रिलेशन, वो है सेंसरी सिस्टम्स। ये मैक्सिमम है, हर किसी के पास नहीं होते सारे सिस्टम्स। ठीक है, सब लोग नहीं देख सकते, सब लोग नहीं सुन सकते, कुछ लोगों के पास सूंघ नहीं होती है, कुछ लोग अगर जल जाए तो उनके पास टच का सेंसेशन खत्म हो जाता है, कुछ लोगों को टेस्ट नहीं आता है। हमें पता है हर किसी के सिस्टम्स अलग होते हैं, मगर एट द मोस्ट ह्यूमंस के पास 5 सेंसरी सिस्टम्स हैं, जिसके थ्रू हम मटेरियल वर्ल्ड से एंगेज करते हैं। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया आप लोग मेरे ख्याल से। वो आप इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट, आई थिंक मे बी अगर कोई लोग ऑनलाइन उससे फोन से कनेक्ट कर लें तो मे बी बैकअप होगा हमारे पास। Anyway, so let's go back.
share screen. I think I stopped here at this slide, है ना? यहाँ पे I was talking about this slide when we got जी, disrupted. जी। ठीक है, तो we have up to a maximum of 5 sensory systems through which हम लोग दुनिया से interact करते हैं. Sight, sound, smell, touch and taste. It's very important to remember the sequence. हमने सेंसरी सिस्टम तो बचपन से सीखे हुए हैं, मगर हमें कभी किसी ने सीक्वेंस नहीं सिखाई. दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ग्रुपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये नोट करिए कि अभी जो हम लोग सेशन में हैं, हमारे पास सिर्फ साइट और साउंड कनेक्टेड है, वो भी इंटरनेट से वीक. और अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वो भी साइट एंड साउंड है सिर्फ. अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्लास उठा के पानी पिया था, अब दोबारा पी रहा हूं. इसका एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है, ये हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंट में शेयर होता है. अगर आप मौजूद हैं तो आपके मैं शेयर कर सकता हूँ पानी, चलिए ग्लास. अगर नहीं है तो नहीं कर सकते. साइट और साउंड को तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्मेल, टच, टेस्ट को नहीं कर सकते. अब आप ये नोट करिए कि गोरों की सारी एजुकेशन और खासतौर पे कोविड के बाद और यही सेशन जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ये सारा का सारा सिर्फ साइट और साउंड पे चलता है. चाहे ये लिटरेसी हो किताबों के थ्रू, यहाँ पर बोली हो, रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड, लेक्चर्स, जो भी है. इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं होता. अब आप नोट करिए कि एक जो बच्चा है, इंसान जो है, बच्चा जो होता है वो कैसे सीखता है. बच्चे जो होते हैं पहले तो वो टेस्ट से सीखते हैं, टच से सीखते हैं, स्मेल से सीखते हैं. इसलिए तो बच्चे छोटे होते हैं, हर चीज को मुंह में डालते हैं, हर चीज को मुंह में डालते हैं. क्यों? क्योंकि टेस्ट, टच और स्मेल से पहले सीखा जाता है, उसके बाद साउंड आती है, बोली समझ में आना शुरू होती है. और बोली जो है हमको हमारी साइट को नेविगेट करता है. हम लोग किस कलर को देखते हैं, किस कलर को क्या नाम देते हैं, किस तरह डिवाइड करते हैं, क्या हमारे लिए लाल है और क्या हमारे लिए गुलाबी है, ये सारी चीजें हमको लैंग्वेज के थ्रू सीखना अपने आती हैं. हमारी साइट को इन्फ्लुएंस हमारी बोली करती है. तो नोट ये करिए कि साइट और साउंड को तो ये एजुकेशन में लेकर आते हैं. उसके अलावा जो 3 सेंसरी सिस्टम जो हमारे लिए बुनियादी हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, इसको इग्नोर कर देते हैं. अब मैं 2 साल पहले, कोविड से पहले, पाकिस्तान में 2 महीने तक मैंने लेक्चर्स दिए, आपको पता है अब्दुल्ला, पूरे पाकिस्तान में, ऊपर साउथ से तो नॉर्थ से, ईस्ट से वेस्ट, हर जगह. उसके बाद मैं बांग्लादेश भी गया था, वो भी हमारे हिस्से. जी, जी, आई फॉलो. ठीक है, पूरे हर जगह मैंने ये देखा, कूड़ा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा है, जगह पे बू आ रही है, गटर के नाले बह रहे हैं. गटर का नाला बह रहा है, उसके बराबर आपने स्कूल बना दिया, उसके बराबर यूनिवर्सिटी बना दी, पूरे वक्त गटर की बू आ रही है. इस तरह की गंदगी में, गलाजत में हम कैसे सीख सकते हैं कुछ, कैसे कुछ पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? बस रट्टे ही मार सकते हैं. तो ये नोट करिए कि ये जो सेंसरी सिस्टम है, टेस्ट के, टच के, स्मेल के, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि अगर आप दूर से किसी को देखें तो भाई वो ठीक है, आप देख लिया आपने, कोई हाँ भाई वो आदमी है, औरत है, कोई भी है, इंसान है, आपकी कोई जान पहचान नहीं है. आपने उससे बातचीत करना शुरू की तो आपको उसको समझ में आने लगेंगे, थोड़े बहुत आपकी दोस्ती हो जाएगी. अगर उस इंसान के पास से आपको बू आ रही है तो आप हट जाएंगे, आपकी रिलेशनशिप नहीं बनेगी आगे. अगर वो साफ सुथरे लोग हैं, सही हैं, तो फिर ठीक है, आपकी रिलेशनशिप बनना शुरू होगी. किसको आप छू सकते हैं, कहाँ छू सकते हैं, ये सारी चीजें बहुत कल्चरली डिटरमिन्ड होती हैं, हर जगह अलग होता है. और टेस्ट जो है वो तो सिर्फ हम सिर्फ इंटीमेट रिलेशंस में शेयर करते हैं. अगर नहीं है इंटीमेट रिलेशनशिप, शेयर नहीं करते. तो ये देखिए, ये हमारी एक सीक्वेंसिंग है सेंसरी सिस्टम्स के अंदर. ये हमारे एग्जिस्टेंस में भी काम आती है. तो हमें दूर से नजर आ गया कि आग है, जल रही है, या फिर एक थंडर स्टॉर्म आ रहा है, दूर लाइटनिंग है. वैसे वो लाइटनिंग है, आग नजर आ रही है, ठीक है, वो धुआं नजर आ रहा है, हुआ करे. जब आपको उसकी आवाज आना शुरू हुई लाइटनिंग की, थंडर आने लगेगा, तो आपको पता चलेगा थंडर जो करीब आ रहा है, कुछ करना हो सकता है, मुझे भागना पड़े, छुपना पड़े, शेल्टर लेना पड़े. जब आपको बारिश की बू आना शुरू हो जाती है तो आपको पता है बारिश करीब आ गई है. अगर आपको आग जो है दूर नजर आ रही है, आवाज आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है, जब उसकी बू आने लगे, धुआं आने लगे, तो मतलब ये कि वो हमारे डायरेक्शन में आ रही है. अब आपको शेल्टर लेने की जरूरत है. अगर आपने गर्मी महसूस करना शुरू कर दी, टच पे आ गए, तो खतरे में हैं आप.
और अगर आपने चक लिया आग को तो मर गए। तो ये हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंसिंग है। हमको ये नहीं सिखाया जाता, हमको खुद सीखना है। अब आप ये भी नोट करिए कि लिटरेसी जो होती है जिस किताबों के थ्रू, ये तो सिर्फ साइट पे चलती है, और जो चीजें सिर्फ साइट पे चलती हैं उनको मैनिपुलेट करना सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है। आपको क्या पता ये इसमें ग्लास में पानी है कि नहीं है? इसमें कुछ और भी हो सकता है। सिर्फ क्लियर है ना, ग्लास है, इसमें क्लियरिटी है, आपको नजर आ रहा है दूर से, आपको कैसे पता पानी है? आप मेरी बात पे या तो यकीन कर लें, भरोसा कर लें। अगर आपने मेरी बात पे भरोसा कर लिया तो ये पानी है तो ये पानी है। अच्छा, अगर तो ये मैं सच बोला है आपसे, अगर तो मैंने आपसे सच बोला है तो ठीक है, फिर भी आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि आपकी समझ में गलती हो सकती है। मगर मैंने अगर आपसे जानबूझ से झूठ बोला है तो फिर तो आप गए ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सूंघ नहीं है, मैं आप खासतौर पर कोविड के बाद बहुत लोगों के पास स्मेल खत्म हो जाती है, मैं लोगों को जानता हूँ जिनकी स्मेल के सेंस नहीं है, उससे पानी में पानी है ये नहीं है उसे नहीं पता, क्योंकि उसकी स्मेल ही नहीं है। ये पेट्रोल भी हो सकता है, जैसे मैंने पेट्रोल पिला दिया, जहर पिला दिया, तो वो तो मर गया, क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा किया था। जैसे कि हमने इनिशियली मैंने आपको दिखाया स्लाइड्स, हमारी लिंग्विस्टिक्स टेक्स्ट बुक में क्या होता है, ये लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज है, ये नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन। वो किताबों में हमको झूठ भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि उनको हमको मैनिपुलेट करना है, वो हमें मैनिपुलेट करना चाहते हैं। जब हमने उनके मैनिपुलेशंस को एक्सेप्ट करके सच मान लिया और अपने अपने आप को भी, अपनी सोच को भी उसमें डाल दिया और दूसरों को भी डाल दिया, तो फिर तो हम गए, बर्बाद हो गए। यही हमारा आलम है आज का, बर्बाद हो गए, क्योंकि हमने इनकी बातों में भरोसा कर लिया। ये साइट से आई या साउंड से आई, और उनकी साइट और साउंड से जो चीजें आती हैं वो मैनिपुलेशन के लिए आती हैं, हमको मैनिपुलेट करने के लिए। हमको रिजिस्ट करना है और उसको रिवर्स करना है। वो कैसे किया जा सकता है? सबऑर्डिनेट लिंग्विस्टिक्स या सबऑर्डिनेट प्रैक्टिस के लिए। सबऑर्डिनेट प्रैक्टिस क्या है? वो काम जो हम खुद करते हैं अपनी भलाई के लिए। उसमें जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी में हो, किसी भी जबान में हो सकता है, किसी भी बोली में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास पीएचडी हो। अगर आप गली के नुक्कड़ पे सफाई कर दें, साफ कर अपना खेत, जो कूड़े के कचरे उठाकर उधर थोड़ी सी घास लगा दें, तो आपके पास डिग्री की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। और वो जो करेगा उसका ऐप वो सबऑर्डिनेट है, क्योंकि वो प्रैक्टिस है। नॉलेज तो बेकार चीज है। नॉलेज क्या होती है भाई? नॉलेज तो इन्फिनिट है। जो चीज इन्फिनिट होती है उसके अंदर तो इंटरनल हायरार्की हो ही नहीं सकती, है ना? जो चीज इन्फिनिट है, इन्फिनिट चीजों, कैटेगरीज, चीजों के अंदर हायरार्की नहीं एग्जिस्ट कर सकती, थियोरेटिकली नहीं कर सकती। मगर हम जो है अपनी अपनी चीजों को, नॉलेज को रैंकिंग करते हैं, रैंकिंग सिस्टम और रैंकिंग सिस्टम, और ये जर्नल रैंक है और ये यूनिवर्सिटी रैंक है और ये रैंक है। क्या रैंकिंग? जब एक चीज इन्फिनिट है तो उसमें रैंकिंग एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती थियोरेटिकली। मगर हम इस दुनिया में रहते हैं जहां पे ये रैंकिंग क्रिएट कर देते हैं हमारे लिए, और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम अपने लोगों को, अब जो अपनी बोली बोलते हैं, जिनको अंग्रेजी अच्छी नहीं आती, उनको हम लोग लो ग्रेड कर देते हैं। क्यों? किस बेसिस पे? क्या क्या वजह है? ये किस बेसिस पे रैंकिंग है? क्या कैटेगराइजेशन है? क्यों है? क्योंकि इन्होंने हमको सिखा दिया है और हमने सीख लिया है। ये है कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड, और इसको रिवर्स करना है हमको। वो कैसे करेंगे? कि हम अपनी इकोनॉमिक्स बनाएं, अपनी प्रैक्टिसेस बनाएं, अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं, अपने लिए वसाइल क्रिएट करें। वो वसाइल जो हमारे पास नहीं है, वो हमारे लिए, आपके ख्याल से गोरे नहीं लेकर आएंगे। जिन्होंने हमको तबाह किया है वो हमारे लिए भलाई लेके नहीं आएंगे। हमको खुद करना है ये काम। तो कैसे करते हैं? इसका एक तरीका है, मैं जिसे कहते हैं क्रेडिबल अप्रोच, कि जो भी हम करते हैं वो कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट और क्रेडिबल, वो प्रैक्टिकल नीड्स को एड्रेस करता हो, प्रैक्टिकल चीजों को एड्रेस करता हो। और स्टेक होल्डर्स, यानी कि हमारे जो मोहल्ले में लोग हैं वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, वो डेटा नहीं है, डेटा नहीं है, वो पार्टिसिपेंट्स नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं।
उनकी उनकी भलाई हमको उसको सोचना है। ये डेटा नहीं है, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे साथ हैं, हमारी दुनिया में हमारा फ्यूचर है। हमको सोचना है हमारे यहाँ इलाके में लोकली क्या होता है, क्या प्रैक्टिसेस है, क्या नॉलेज है, उनको सोचने की जरूरत है। और ये देखना है कि पूरी दुनिया में क्या होता है, सिर्फ ये कि गोरों की दुनिया में क्या होता है। और खास बात ये कि बेनिफिट होना चाहिए। अगर बेनिफिट नहीं है हमारे काम में तो क्यों करते हैं भाई? हम लोग रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बातें करते हैं। रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, भाई ये पूछो सबसे पहले तो ये पूछने की बात है, इसमें कोई क्रेडिबिलिटी है? किसी का कोई भला होगा, हमारा भला होगा, जानवरों का भला होगा, मखलूकात की भला होगा। हुकूकुल इबाद पे हम काम करेंगे, मखलूकों को अब सही रखेंगे, जमीन को सही रखेंगे, किसी का भला होने वाला है इससे? अगर किसी का भला नहीं होने वाला, उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो वो हम करते क्यों हैं? 4 साल 5 साल में पीएचडी करते हैं, वो डिसर्टेशन कोई पढ़ता ही नहीं है। उसके बाद लगे रहते हैं कि कोई पर्चा हमारा इधर छाप ले, कोई छाप पैसे दे दे के छुपाते हैं। क्या फायदा है, किस मकसद से? अपना भी वक्त आया है और सबका वक्त आया है। हमको ये सारा कुछ अबेंडन करना है और दोबारा से रीबूट करना है। जब हम ये करेंगे तो आपको पता चलेगा हम खुद ही लीड करते हैं अपने डिसिप्लिन को। कैसे नहीं करेंगे? आपके मोहल्ले के अंदर किसी ने कूड़ा हटवा के उधर घास लगा दी, तो बेनिफिट हो गया ना। जिसने वो किया वही है ना लीडर। बाकी क्या है? कुछ नहीं, लफाजी। और ये सब कुछ एथिकली होना होता है। और एथिक्स का मतलब ये नहीं कंसेंट साइन करा लिया, नहीं। ये सोचे कि पूरा डिसिप्लिन क्या है। ये जो डिसिप्लिन ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, जो एक जानवरों को और इंसानों को तोड़ देता है, तो वो पूरा डिसिप्लिन ही अनएथिकल है। क्योंकि हमें पता है अपनी अपनी बोली में, अपनी अपनी सोच में, कि इंसान तो और हैवान तो एक ही साथ रहते हैं इसी दुनिया में, अलग अलग नहीं है। उनके पास भी बोली है, हमारे पास भी बोली है, ठीक है, बोली हमारी अलग है, मगर है उनके पास भी। वो समझ बेवकूफ नहीं है, वो हमारे गुलाम नहीं है। हमें पता है हुकूकुल इबाद का मतलब क्या होता है। वो है एथिक्स। अगर आपके हुकूकुल इबाद पूरे नहीं हो रहे किसी चीज में, तो वो चीज को छोड़ना जरूरी है, क्योंकि वो एथिकल है ही नहीं। छोड़े कंसेंट फॉर्म, ये तो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। क्या बकवास करते हैं ये, हमको बेवकूफों में लगा देते हैं। पर्चे कंसेंट फाइन कर लो, क्या फाइन कर लो, फिर सर्वे ले लो, सर्वे लेकर लोगों से डेटा कलेक्ट कर लो, वो आपके पार्टिसिपेट हो गए, उसके एनालिसिस कर लो। भाई नंबर से ऑपरेट ही नहीं करते सोशियो सीमियोटिक्स में, एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमने क्रिएट किए हुए। पूरी डिसिप्लिन ही छूटी है। उसका मकसद ये है कि इंसानों को हैवानों से बेहतर दिखाएं, कि इंसान बेहतर है और हैवान कम है हमसे, और उसको उनको तबाह करें, उनको उनको मारें, उन पे जुल्म करें, जंगल काट दें, तबाह कर दें, दरिया को गंदा नाला बना दें। ये क्या है? यही करते हैं ना। कैसे? क्योंकि हमने अपने एथिक्स को छोड़ दिया, हम सिर्फ कंसेंट फॉर्म पे आ गए। तो सब कुछ हमको रीगेन करना है। जब हम ये करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि हम बहुत चीजें मुख्तलिफ कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स दूंगा। एक है फ्री लिंग्विस्टिक्स कॉन्फ्रेंस की लैंग्वेज ट्रेवल्स, जो सबसे पहली दफा हमने मलेशिया में उसे डेवलप किया था। और दूसरा है रिबिट रिबिट पॉन्ड, जो एक छोटी सी कहानी है बच्चों के लिए। आपको दिखाता हूँ। लैंग्वेज ट्रेवल्स में हमने बच्चों को, इस इलाके के बच्चों को टीचर्स बना दिया। ये बच्चे स्कूलों में फेल होते थे या बिल्कुल लोअर बॉटम पे थे। इस प्रोग्राम के बाद ये सब लोग टॉप परफॉर्मर्स हो गए। वो कैसे? क्योंकि इनको इज्जत मिली। वो हम बच्चे जो इनको जबान की वजह से उनको नाकारा समझा जाता था, वही बच्चे अब हमारे उस्ताद बन गए। और उसके थ्रू उनकी अपनी सोच में तब्दीली आ गई। फोर्स से नहीं हुआ सब कुछ, एक ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने से हुआ। जब हम चीजें क्रिएट करते हैं तो उसके इम्पैक्ट होता है, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद थोड़ी वीडियो, उसके बाद हमने उसी प्रोजेक्ट में बच्चों से आर्ट वर्क कराया, उसको हमने सब कुछ लिखा और हमने उसकी किताबें बना दी, एक एक बड़ों के लिए और एक बच्चों के लिए। और अब जो है, बीच में तो कोविड आ गया था, तो ऑब्वियसली सब कुछ रुक गया था। मगर अब चूंकि कोविड खत्म हो गया, अब ये लोग अपनी कम्युनिटी में खुद ही ये लोग लैंग्वेज ट्रेवल्स करते हैं, खुद ही पैसा बनाते हैं अपने लिए।
उनके पास रिसोर्सेस आ गए ताकि वो अपने बच्चों को अपनी जबान सिखा सकें, अपनी बोली सिखा सकें, खुद करते करिए। हमने क्या किया, सिर्फ इसको एक पॉसिबिलिटी बना दी उनके लिए, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया जिसके थ्रू ये चीजें पॉसिबल हो गई। वो कैसे? क्योंकि हमने एक्शन लिया, रिसर्च नहीं की। अगर मैं जाके इनके ऊपर रिसर्च करता कि इनके एटीट्यूड्स क्या हैं और उनके परसेप्शंस क्या हैं, तो क्या होता? कुछ नहीं बदलता। मगर जब हमने चीजों को क्रिएट कर दिया तो चीजें बदल गई। तो ये है सबऑल्टर्न, इट्स अ प्रैक्टिस, चीजें क्रिएट करना, इंक्लूडिंग इकोनॉमीज को क्रिएट करना। इसके थ्रू लोग, उनकी कम्युनिटी में हजारों डॉलर आते हैं हर साल हजारों डॉलर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लोग आते हैं उनकी जबान सीखने के लिए, उनसे बच्चों के, उनकी जब वहां रहते हैं तो वहां पे खाते भी हैं, वहां पे होटल में भी रुकते हैं और खर्चे भी करते हैं। एक पूरी इकोनॉमी क्रिएट हो गई। और इसी इकोनॉमी को मेरे एक स्टूडेंट ने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया, तो वो उसकी थीसिस बन गई। मैं आपको दिखाऊं कैसे। ओके, तो ये आपको दिखाता हूँ, ये स्टूडेंट की एक थीसिस बन गई, क्रिएटिंग अ लैंग्वेज बेस्ड माइक्रो इकोनॉमी थ्रू टूरिज्म एंड प्रेस्टीज प्लानिंग, द केस ऑफ लैंग्वेज ट्रेवल्स इन मलाका। अब ये क्या पूरा का पूरा थीसिस जो है एक डॉक्यूमेंटेशन है कि आप माइक्रो इकोनॉमी कैसे क्रिएट कर सकते हैं थ्रू लैंग्वेज। जब आपने माइक्रो इकोनॉमी क्रिएट कर ली थ्रू लैंग्वेज, तो आपने अपनी कम्युनिटीज की इकोनॉमिक सिचुएशंस को बदल दिया। ये है सबऑल्टर्न प्रैक्टिस, जहां पे हम अपने लोगों के लिए भला करते हैं, उनको रिसोर्सेज क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उनको एनेबल करते हैं। अब ये नोट करिए कि ये मैं नहीं कर रहा पूरे साल, हर सबक मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं रन करता लैंग्वेज ट्रेवल्स। मुझे इससे कोई प्रॉफिट नहीं है, मुझे इससे कोई पैसा नहीं आता है, मेरी इनकम नहीं है इससे। ये मेरे हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हम सब इंसान एक हैं, और अगर वो भले में हो तो हम भी भले में हैं। तो हमको ये सारी चीजें सोचना है दोबारा से अपने आप को जंप स्टार्ट करने के लिए। आपको एक दूसरी एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये रिबिट रिबिट पॉन्ड। अब ये देखिए, ये 26 लैंग्वेजेस में है। तो इसको मैं यहाँ पे इंग्लिश में ले आता हूँ, और आप लोग पंजाब में हैं तो इसको पंजाबी में कर देते हैं, पंजाबी भी फुल स्क्रीन में चले जाते हैं। तो ये अब इनिशियली मेरे ये स्टूडेंट ने डिजाइन की थी एज अ मास्टर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। जो उसका मास्टर्स प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद हम इस पे काम करते रहे, उसको लोगों से इस पे ट्रांसलेशंस कराना शुरू कर दिया। और ये अब हमारे पास 26 लैंग्वेज में से है, और ये लैंग्वेजेस बढ़ रही हैं और ट्रांसलेशंस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये देखिए आप, इसमें विजुअल बच्चों की लिए किताब है। Last spring, a group of croc frogs arrived at the Ribbit Pond. They came from faraway land, from mountains and beyond. नोट करिए लैंग्वेज का इस्तेमाल। अब ये जो है, ये स्टूडेंट मेरे पास जब आया था, तो ये चाहता था कि एक सर्वे करे, कि लोगों की सर्वे करे कि उनके एटीट्यूड्स क्या हैं लैंग्वेज के बारे में। मैंने कहा नहीं, सर्वे नहीं करना, हम उसके एटीट्यूड्स को बदल देते हैं बाय क्रिएटिंग समथिंग। तो आप लोग ये खुद किताब पढ़िए, इसमें पंजाबी का वर्जन भी है, उर्दू का वर्जन भी है, हिंदी का वर्जन भी है। अब जब आप ये सारे वर्जन्स क्रिएट कर देते हैं, तो फिर क्या होता है पता है आपको, कि एक रिसोर्स आ जाती है, एक रिसोर्स क्रिएट हो जाती है। जब वो रिसोर्स क्रिएट हो जाए, इसको मैं escape कैसे करूं? एग्जिट फुल स्क्रीन। तो जब ये रिसोर्स क्रिएट हो जाए, तो हम इससे टीचिंग एक्टिविटीज बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये लर्निंग चाइनीज विद द रिबिट रिबिट पॉन्ड, लर्निंग वियतनामीज विद द रिबिट रिबिट पॉन्ड। अब ये किताबें इस्तेमाल हो रही हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स ने बनाई हैं, ठीक है। ये लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग इस किताब को इस्तेमाल करते हैं चाइनीज सीखने के लिए, चाइनीज सिखाने के लिए, वियतनामी सीखने के लिए, वियतनामी सिखाने के लिए।
This workbook aims to provide more resources for Chinese learners या Vietnamese learners, जो भी है, हम अपनी बोली के लिए भी कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स बनाते हैं ये चीजें, सारे QR कोड है उसमें, YouTube में और ऑडियो वर्जन है, और सारा का सारा देखिए इस्तेमाल है लैंग्वेज को, कि वोकैबुलरी डेवलप करें, उनको अंडरस्टैंडिंग दी लैंग्वेज की, राइटिंग सिखाएं कि लिखते कैसे हैं चाइनीज, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक, और हर स्क्रीन के ऊपर एक्टिविटीज। ये रिसोर्सेज कौन बनाता है? मेरे स्टूडेंट्स बनाते हैं, मैं नहीं बनाता, मुझे तो नहीं आती चाइनीज, ना मुझे वियतनामीज आती है, मेरे स्टूडेंट्स बनाते हैं, उनको आती है, वो अपनी लैंग्वेज के लिए करते हैं, अपनी कम्युनिटीज के लिए करते हैं, और जब ये रिसोर्सेज क्रिएट हो जाती हैं तो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। रिपीट पॉइंट। उसके बाद जब ये स्टूडेंट ने कर लिया तो उसके बाद क्या किया हमने, उसकी थीसिस लिखी, आपको थीसिस दिखाता हूं, ये आप लोग खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, द मेकिंग ऑफ द रिपीट पॉइंट। ये उसकी डिसर्टेशन थी जिसमें उसको हाई डिस्टिंक्शन मिला। आप लोग जानते हो जिम मार्टिन को, जो SFL का गुरु है, उसने इस स्टूडेंट को 95 दिए, जबकि जिम मार्टिन किसी को इतने हाई नंबर नहीं देता। क्यों? क्योंकि एक रिसोर्स क्रिएट की उसने। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन पूरी थ्योरी की थी, और नोट करिए जब उसने डिसर्टेशन लिखी, थीसिस लिखी, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 नहीं था, यूनिट 1, यूनिट 1 के अंदर लेसन 1, लेसन 2, यूनिट 2, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3। लेसन 1 क्या है? थ्योरीज बिहाइंड द ओवरऑल डिजाइन। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन ने हमको कैसे सपोर्ट किया, ट्रांसलिंग्वेजिंग की थ्योरी ने हमको कैसे प्रोजेक्ट में सपोर्ट किया, वर्बल मोड इन द बुक, विजुअल मोड इन द बुक, ये हमने मल्टी मोडालिटी की थ्योरी को अप्लाई कैसे किया, और आप कैसे कर सकते हैं, ये उसने टेक्स्ट बुक लिखी है, ताकि आप इसको पढ़कर आप भी क्रिएट करते हैं सामान। अलाइनिंग द वर्बल एंड द विजुअल मोड। आप ये नोट करिए कि सारी की सारी लिंग्विस्टिक थ्योरी हमने कूड़े में फेंक दी, और डिसर्टेशन का स्ट्रक्चर भी कूड़े में फेंक दिया, और सब कुछ नया क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि वो हमारे मकासद को पूरा कर रहा था। हमने एक रिसोर्स क्रिएट की और उसके थ्रू हमने चीजें बनाई। तो मैंने आप लोगों को ये लिंक भेज दिया, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद ये एक और रिसोर्स है, उसका नाम है सबऑर्डिनेट प्रैक्टिस, जो आज के सेशन के नाम है, और प्रैक्टिकल गाइड, कि जो मैं सारी बातें करता हूँ ये करते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं ये प्रोजेक्ट, किस तरह करते हैं। तो ये जो बुक है मैंने इसको रिलीज किया है, अब ये राउटलिस्ट वाले से छापने वाले हैं, वो जब छपेगी तो छपेगी, मैंने रिलीज कर दिया। इसमें क्या है, क्रेडिबल अप्रोच क्या है, पॉजिटिव डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, और देखिए चौथे चैप्टर का नाम है से नो टू शुगर। ये है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे क्रिएट करें, मगर मैंने इस चैप्टर का नाम लिखा से नो टू शुगर। वो क्यों? क्योंकि शक्कर जहर है, जमीन को भी तबाह करता है, हमें भी तबाह करता है, हमारी सेहत को तबाह करता है, हमारे जहन को तबाह करता है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ टाइप 2 डायबिटीज कितना हाई है, उसकी मेन कॉज जो है वो बचपन में शुगर कंजम्पशन है, बचपन में शुगर कंजम्पशन। तो अगर ये चीजें हम तब्दील कर सकें, अपने बच्चों को महफूज कर सकें, तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होती है, और हमारे मसाइल भी सही हो जाएंगे, और हम लोग बीमार ना पड़ेंगे। ये सारी चीजें हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो ये है सबऑर्डिनेट प्रैक्टिस, और ये हम लोग कर सकते हैं। ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं है कि सिर्फ सोच में है, ख्यालात में नहीं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, परफॉर्मेंस बेस्ड है। जब हम इन चीजों को अपनी परफॉर्मेंस में शामिल करेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी कम्युनिटी सब में तब्दीली आने लगेगी। अगर हमने गोरा परस्ती नहीं छोड़ी तो गए हम लोग। चले, सॉरी भाई, मुझे पता है मैंने आप लोगों का टाइम ज्यादा ले लिया, ऑलरेडी एक्सीडेड बाय अनदर। थैंक यू वेरी मच। हम एक दो सवाल ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। Do you want to ask something? I just have one sort of an observation that in the recent past, ये गोरा बैशिंग जो है ना, ये थोड़ा सा वो ट्रेंड भी बनता जा रहा है।
तो खास तौर पे जो हम इंग्लिश स्टडीज के डिपार्टमेंट्स हैं, क्या ये हमें सूट करता है कि हम जिस चीज से कमाई करते हैं उसी को ही बुरा भला कहना शुरू कर दें? हम बुरा भला नहीं करते, हम चेंज करते हैं, तब्दीली लाते हैं। आप ये नोट करिए, सबऑर्डिनेट प्रैक्टिस है। मेरे स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही लिखते हैं, रिसोर्सेज इंग्लिश में ही क्रिएट करते हैं, उनकी डिसर्टेशन इंग्लिश में ही होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिसर्टेशन इंग्लिश में ही है। हम इसको ऑल्टर कर रहे हैं, हम इसको, ठीक है, बुरा भला नहीं कह रहे। मैं इसलिए आपसे कहा था शुरू में कि डीकोलोनाइजेशन के टर्म से मुझे डर लगता है, इसीलिए मैंने अपने टाइटल में डीकोलोनाइजेशन मना कर दिया आपसे, क्योंकि डीकोलोनाइजेशन तो एक बैंड वैगन बन गया है। हर कोई डीकोलोनाइजेशन की बात करता है। हमको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिसके नताइज हमारे पास मटेरियल हो। और जस्ट अ फॉलो अप थिंग कि आप क्या ये सजेस्ट कर रहे हैं कि, और जो कि मैं भी चाहता भी हूँ, कि इंग्लिश स्टडीज जो है वो अब यानी हमारे डिपार्टमेंट जो हैं वो सिर्फ लैंग्वेज और लिटरेचर से बाहर आते हुए दूसरे डिसिप्लिन्स को भी इनकॉर्पोरेट करके क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स बनाएं। बिल्कुल, जिस तरह से आप मिसालें दी हैं उसमें भी इसी तरह से है कि कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। इवन एक वो आपने लिटरिंग का प्रोजेक्ट शेयर किया था एक दफ़ा के, वो जो आपने बीचेस की शायद सफाई की थी, तो वो हम किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं बीइंग एन इंग्लिश डिपार्टमेंट सच प्रैक्टिसेस? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तो चीज़ें इतनी वो सेंट्रलाइज हैं और स्ट्रीमलाइंड हैं, वो कहेंगे ये कौन सी अंग्रेजी आप पढ़ा रहे हैं, आप तो ये तो सोशल साइंसेज और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट्स के काम हैं अगर हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ। ये हमने खुद सिस्टम्स क्रिएट किए ना, बाउंड्रीज हमने खुद क्रिएट किए ना। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सारी सोशल साइंसेस सिंबॉलिक रिलेशंस पे एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे वो कल्चरल स्टडीज हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारे के सारे सिंबॉलिक रिलेशनशिप्स पे काम करते हैं। जब हम खुद समझना शुरू करेंगे तो हम अपने यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर्स का बदल रखते हैं। तो आपके जो पंजाब के हायर एजुकेशन कमीशन के जो चेयर थे, उनसे ये कहें कि सिर्फ इंग्लिश में लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स नहीं, हमको सारी सोशल साइंसेस को तब्दील करना है, एवरीथिंग। हमको 50 डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक डिपार्टमेंट चाहिए जो कि प्रैक्टिकली हमें चेंज कर दे, बेहतर कर दे हमारे लिए। अब जो आपने कहा कि लैंग्वेज का, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये अभी तक मैं काम कर रहा हूँ, इस पर कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी FLC के थ्रू में शुरू किया, ट्रैश प्रोजेक्ट। अब ट्रैश जो है, कूड़ा जो है, कूड़ा जो है, कूड़ा में जो जबान लिखी होती है ना, वो लिखाई भी तो होती है ना, इसे हम कहते हैं ट्रांसग्रेसिव लिंग्विस्टिक लैंडस्केप। ये ट्रांसग्रेसिव लिंग्विस्टिक लैंडस्केप, तो इसको आप एक टेक्नोलॉजिकल टर्म भी दे सकते हैं, टेक्निकल टर्म। अब ये टेक्निकल टर्म जब आप ले आए इसके अंदर, तो ये फिर आप वो सारी चीजें जो पहले कह रहे थे उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो हमको दोनों तरह सोचना है, एक तो हमको ओवरऑल चीजें चेंज करना है, और दूसरा ये कि जब तक वो चीजें चेंज नहीं होती तो हमको अपने ही डिसिप्लिन में, अपने ही डिपार्टमेंट्स के अंदर हमको मैनिपुलेट करना है, उसे मैनेज करना है चेंज को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर वसीम हैज अ क्वेश्चन, देन वी रैप अप। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। Mine is not a question, actually a request. The idea that you have forwarded regarding translingual approaches. So I was just wondering, when we have translingualism related to different communication patterns and even language grammars, how do we delve into translingualism, number one? Also, that language carries the load or burden of cultures. So how do we actually make cultures cultural zones rather than just cultures? So can you shed some light on that? गुड क्वेश्चंस। मैंने आपको दिखाया था मेरे स्टूडेंट के ट्रांसलैंग्वेजिंग की थ्योरी को कैसे यूटिलाइज किया, मगर ट्रांसलैंग्वेजिंग इज नथिंग न्यू। ये लोग क्या करते हैं, ये पुरानी चीजों को रीपैकेज करते रहते हैं। पहले इंटरलैंग्वेज थी, अब वो ट्रांसलैंग्वेज हो गई। देखिए, ये टर्मिनोलॉजी अगेन,
हमको अपने आप को इनके टर्मिनोलॉजीज की जाल से निकालना है। ठीक है, ये सारे जाल हैं, ये जाल फेंकते रहते हैं हमको फंसाने के लिए। हम इनके लिए शिकार हैं क्योंकि ये हम पे कब्जा करते हैं और फायदा हमसे उठाते हैं। तो ट्रांसलैंग्वेजिंग जो है ये सारे ड्रामेबाजी हैं, डिफरेंट टर्म्स फॉर द सेम थिंग्स। नए लोग किताब छापने लगते हैं, नए लोग पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। यही मुझे खौफ है डीकोलोनाइजेशन का भी, इसलिए दैट्स व्हाई आई टॉक अबाउट प्रैक्टिस नॉट थ्योरी। बकवास है थ्योरी। We need to create practices, we need to create resources, we need to create economies. तो ये तो आपका पहला सवाल था। दूसरा क्या था? सॉरी, मैं दूसरा पॉइंट क्या था? I was talking in terms of the cultural burden that thank you for carry. reminding. How तो actually हाँ, culture is maybe equated, thank if you, not thank you. overwhelmingly overbalanced Yeah. to unidirectionalism. So that Thank you for reminding me. ये बड़ा important है। कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, लैंग्वेज भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, these are nouns. When we say culture, it's a noun. When we say language, it's a noun. इंग्लिश के अंदर और यूरोपियन इंग्लिश बेस्ड एकेडेमिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट, एक चीज होती है नॉमिनलाइजेशन, यानी कि दे टेक प्रैक्टिसेस एंड दे टेक वर्ब्स एंड दे टर्न देम इनटू नाउन्स। बोली जो है वो परफॉर्मेंस है। कल्चर का बेहतरीन ट्रांसलेशन अगर हम अपनी बोली में करें तो वो मजहब है, रिलीजन नहीं है। यानी कि लोगों के रहने सहने के तरीके, यानी कि अमाइल, उनकी प्रैक्टिसेस। जब हम प्रैक्टिस को, जो कि एक वर्ब है, जो कि एक एक्शन है, एक परफॉर्मेंस है, उसको नाउन की शक्ल दे दें तो हम एक कैटेगरी क्रिएट कर देते हैं। और जैसे ही हम एक कैटेगरी क्रिएट करते हैं तो हम लोगों को तोड़ देते हैं। आप ये देखिए ना कि हमारे यहाँ तो बोली एक ही थी, वो हिंदी भी बन गई, उर्दू भी बन गई, फिर वो उसमें पंजाबी भी आ गई, सराइकी भी आ गई, सिंधी भी आ गई, उसके बाद और भी आती रहती हैं। हर दूसरे साल एक नई लैंग्वेज को नाम दे देते हैं ये। जैसे कि पहले लोग बुरी बोलते थे, मुझे पहले भी वही बोली थी, मगर अब नाम बदल दिया उन्होंने। जैसे वो नाम देते हैं, किसी चीज को कैटेगराइज करते हैं, यानी कि साइंस क्रिएट करते हैं नॉमिनलाइजेशन के थ्रू, तो वो बेसिकली एक चीज को तोड़ देते हैं। डिवाइड एंड रूल एकेडेमिया के अंदर एम्बेडेड है। एकेडमिक प्रिंसिपल्स जो हैं गोरों के, वो डिवाइड एंड रूल क्रिएट करते हैं थ्रू द एकेडमिक प्रैक्टिसेस। कुछ नहीं है कल्चर, कुछ नहीं है लैंग्वेज, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ह्यूमंस के पास एबिलिटी होती है पिजन क्रिएट करने की। अगर मैं जंगल में जाके लोगों का रहने की जो मैं करता हूँ, उनकी बोली मुझे नहीं आती, मेरी बोली उनको नहीं आती, फिर भी हम लोग खुशी खुशी रहते हैं। वो कैसे? हम लोग, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग नई बोली क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास एक नेचुरल एबिलिटी है। ये कहना कि इंग्लिश सीखो और उसकी स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखो और स्टैंडर्ड इंग्लिश गोरों वाली हो, ये तो हमारे अंदर रैंकिंग क्रिएट करके हमको, हमारे अंदर हायरार्कीज क्रिएट करने का तरीका है, हमारे अंदर डिविजन्स क्रिएट करने का तरीका है। ये तो उनका तरीका है जिसके थ्रू उन्होंने उनको तबाह किया हुआ है। कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है। रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है। या तो आपके अंदर ईमानदारी है या आपके अंदर ईमानदारी नहीं है। अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या मजहब हो, और अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो फिर नहीं है। हमारे यहाँ देखिए क्या है, हर कोई मजहब का लिबास पहना होता है और करते क्या है, हरकतें क्या है। तो हमने क्या किया, हमने नाउन प्रैक्टिसेस को नाउन बना दिया, क्योंकि ये कोलोनाइजेशन का तरीका है। प्रैक्टिस को, वर्ब को, एक्शन को नाउन बना दो, एंटिटी बना दो, और एंटिटी के डिसिप्लिन्स बना दो और लोगों को तोड़ दो। डिवाइड एंड रूल। तो मैं इसको खत्म करने के सेशन में 2 नज़में पढ़ूंगा आप लोगों के साथ, और उसके बाद सेशन खत्म कर देते हैं। पहला जो है मुझे निकालना पड़ेगी क्योंकि मैंने इसकी प्लान नहीं किया था, मगर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं शेयर भी कर लेता हूँ स्क्रीन, ताकि आप लोग खुद भी देखते रहें इसको।
पहली नजम का नाम है स्प्लेंडेड, सिंपली स्प्लेंडेड, 1850s. Sir, the danger is increasing. The natives are resisting. How ignorant, how savage. They don't appreciate our attempts to salvage. How can they know what's best for them? Let's save them in our God's name. Burn their books, destroy their bonds. Let us teach them about their past. Introduce money, buy us friends, give them greed of wealth and lands. Teach people religion to hate each other, break their union into different nations. Create new symbols, build new systems, change the way they think and function. When this is done, come back to me, and I will tell you what next can be. अब आया हम लोग 1940s में. Sir, I am pleased to report our progress. Your directives have brought us success. The natives are divided and broken. They are killing each other in dozens. Splendid, simply splendid. And now for the next bits. Let us retire to our beautiful estate. Let our friends govern their new states. With our stories to guide their future, we can relax and let them suffer. Sell them books and let them know if they want progress, they can come for more. Invite some natives, give them means, turn them into posters for the rest to dream. When this is done, it will be seen. Those who fought us now fight in between. Splendid, simply splendid. And Beautiful. last thing, जो मैं आपसे share करता हूँ, and then we will end the session. Beautiful. Brilliant session. So it's another poem, last one we will share, and that's it for today. It's in a sense ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ उसकी निचोड़ भी है और उसका possibility भी है. Come nomad, you have seen enough. Unharnessed greed runs over the world like a polluted river, spreading as she flows. Come nomad, you have heard enough. Unashamed voices sing songs of lies full of rhymes that silence sounds of pain. Come nomad, you have learned enough. Now walk towards a place of possibility where we can contribute to create harmony. Thank you, Bhai. Let's all Please. walk towards this possibility and create the world Yes. we will be proud of. Thank you. Thank you so much. Thank you for giving us always time, and you're very kind to us. So we'll keep connected. We'll stay connected on this subaltern practice, and hopefully the charter that we draft will give a significant chunk to credible practices. Because I can totally relate with what you were saying, and also I believe that is the way forward. So thank you once again, and have a good day. You too. Thank you very much. Thank you, everybody. Enjoy your day. Khuda Hafiz. Allah Hafiz. Hafiz.